नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का डिस्कशन बैच। और आप लोगों के पास जो है सेट मिल चुका होगा। उम्मीद है कि आप लोग बना चुके होंगे सेट और आप लोगों को मिलवा भी दिया गया है। इनको कितना नंबर आया है आप अपने में आंक सकते हैं, है ना। और जिनसे नहीं बना है या किसी प्रकार का परेशानी है, वह जो है व्यक्ति यहाँ पर आके अपना समाधान कर सकते हैं मेरे साथ। वैसे आप लोगों को पता है कि मान के चलिए कि जिनको दिक्कत होता है सुबह भी मिलते हैं आप लोगों से ऑफलाइन में। लेकिन अभी जो है हो सकता है वैसे व्यक्ति जिनका क्लास है और नहीं देख पा रहे हो, तो आप जो है कभी भी किसी वक्त आप देख सकते हैं मेरे चैनल से, लेकिन आपको जुड़ना होगा। चलिए आज आते हैं पहले प्रश्न पर। बातचीत करेंगे कम, सीधे करेंगे काम की बातें। और यहाँ से आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है। उम्मीद है कि सभी को आपका कहना था कि थोड़ा सा हटते क्यों हैं, स्क्रीनिंग से हटते क्यों हैं सामने। इसीलिए हटते हैं कि क्योंकि आपको जो है पढ़ने में सुविधा हो, है ना, कि क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ पाए। इस वजह से जो है मेरे चेहरे से क्या लेना देना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है ना। जब समझाने का रहेगा तो बिल्कुल आपके सामने में आके समझाएंगे। समझ चुके हैं बात को। चलिए कोई बात नहीं है, आज आते हैं हम लोग पहले प्रश्न से पढ़ते हैं और पहला प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा। और जो व्यक्ति नहीं बनाए हैं, ऐसे भी हो सकते हैं कुछ छात्र जो कि ना बनाए हो और सीधे अभी देख रहे हो प्रश्न, तो उनके लिए है कि आप साथ साथ बनाते रहिएगा। आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। बात करते हैं कि आपको यौवनारंभ, है ना, यौवन आरंभ की बात करता है, जो युवा अवस्था की बात होती है, जो आपको कब 12 से 14 वर्ष की अवस्था के बाद की बात कर रहा है। यौवनारंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में जो है आपको महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखतः किसके श्रावण के कारण होता है। प्रश्न को समझ चुके हैं। यह कब की बात हो रही है, यह हो रही है आपको 12 से 14 वर्ष की अवस्था में, जो आपका जो एज है उस वक्त में जो शरीर में परिवर्तन होता है वह किसके कारण से होता है। तो शरीर को कह सकते हैं कि द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं किसके वजह से दिखाई पड़ते हैं, वह आपसे प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न है आप लोगों के, पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि आपको विरसनो मतलब टेस्टिस से जो है एस्ट्रोजन और अंडा से जो है टेस्टोस्टेरोन तो कारण बनता है। तो ये कारण नहीं है। होता क्या है, टेस्टिस से क्या होना चाहिए, टेस्टिस से आपको आपको टेस्टोस्टेरोन का, है ना, टेस्टिस से आपको क्या, विरसन से जो है आपको टेस्टोस्टेरोन का कह सकते हैं। और उसके बाद अंडाशय से क्या, एस्ट्रोजन का आपको रिलीज होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोगों का सही आंसर बनेगा, पहले प्रश्न पढ़ चुके होंगे हम, जो है थोड़ा सा जूम कर दिए हैं, आपके पास प्रश्न होगा, अच्छे से आप मिला के पढ़िएगा। यहाँ क्या होना चाहिए, विरसनों से क्या होना चाहिए, पुरुषों में जो होता है आपको टेस्टिस से क्या होता है रिलीज, आपको टेस्टोस्टेरोन रिलीज होती है। जबकि महिलाओं में जो है आपको रिलीज होता है क्या, अंडाशय से जो होता है आपको एस्ट्रोजन रिलीज होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो पुरुष वर्गों का क्या होता है, आवाज भारीपन हो जाता है और मूछ दाढ़ी का निकलना प्रारंभ होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। वहीं अंडाशय से जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो यहाँ पर जो है मासिक धर्म का स्टार्ट होता है। जो 12 से 14 वर्ष का एज होता है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि मासिक धर्म प्रारंभ होता है ना। तो ये आप लोगों को पढ़ाया गया है, पूरी तरह से आप लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग चल देख लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो आंसर बन चुका होगा, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपको सी नंबर आंसर बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, हिंदी हम छोड़ के चलेंगे, हिंदी की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की आवश्यकता आप लोगों को है, ठीक है। मेरे द्वारा जो है आपको प्रतिदिन बताते रहते हैं कि केवल जो है आपको क्या क्या मिलेगा मेरे द्वारा, जीएस संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो तैयार होंगे। मैथ, हिंदी, इंग्लिश आपको लगभग 15 क्वेश्चन इतना रहता है, 15 क्वेश्चन को है छोड़ के चलेंगे, लगभग 85 क्वेश्चन पर बातचीत रहेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपको विश्व हिस्ट्री से देखने को मिल रहा है। और विश्व हिस्ट्री से क्या देखने को मिल रहा है, पढ़ना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। आइए देख लेते हैं, प्रश्न को पढ़िए पहले कि ब्रिटेन द्वारा जो है आपको नेपोलियन बोनापार्ट को किस द्वीप पर भेजा गया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट को जो है आपको भेजा गया था, प्रश्न आधा अधूरा है, चलिए आधा इस पे। तो ब्रिटेन द्वारा जो है आपको नेपोलियन बोनापार्ट को जो है किस द्वीप पर भेजा गया था, अच्छे से पहले प्रश्न देख लीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास है इसका सही आंसर। हम डायरेक्ट आंसर पर बातचीत करते रहते हैं, आप लोग तो बना ही चुके हैं ना। तो जब बना चुके हैं तो सीधे बातचीत करते हैं, आपको फ्रांस की कहानी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। फ्रांस का आप लोग को पता होना चाहिए कि जो टीपू सुल्तान थे उनका भी आपको एक रिलेशन देखने को मिलता है, कहाँ से, 1799 से पहले आपको देखने को मिलता है कि फ्रांस से। और युद्ध आप कह सकते हैं कि एक संधि के तहत कह सकते हैं कि आपको फ्रांस पे जो आपको उस वक्त के राजा कहिए या जो भी कहिए, ठीक है, सम्राट कहिए, नेपोलियन बोनापार्ट हुआ करते थे। और नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर पूछ रहा है कि इसको जो है भेजा गया था दूसरे पे। तो किस, आ जाते हैं डायरेक्ट छोड़ देते हैं, कहानी छोड़ते हैं, आते हैं बात करते हैं। आपको एक वाटरलू का युद्ध होता है, क्या होता है, वाटरलू
लू का युद्ध होता है कब होता है? यह 1815 में होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कब होती है? 1815 में आपको वाटरलू का युद्ध होता है। और वाटरलू है कहाँ पर? तो यह आप बेल्जियम देख रहे हैं, तो बेल्जियम के बगल में ये है, बेल्जियम है ना। तो आपको जो बेल्जियम है, बेल्जियम के बगल में आपको वाटरलू है। और वाटरलू एक तो स्थल का नाम है, और जिस दिन युद्ध हो रहा था उस दिन बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही थी, और जो मैदान था कीचड़ और बारिश से भरी हुई थी, जिसकी वजह से जो है फ्रांस का जो सेना था वह उस को झेल नहीं पाता है। एक तो ये भी कारण होता है आपको वाटरलू के युद्ध में पराजय का। और यहाँ पर जो है किसके किसके बीच में होता है वो युद्ध, किसके किसके बीच में चलता है? तो आपको फ्रांस तो रहता ही है, ये कहाँ के शासक हैं? आपको ये नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के? आपको फ्रांस के, है ना। आपको ध्यान रखना है फ्रांस। और अब देखिए आपके प्रश्न में लिखा हुआ है फ्रांस के साथ क्या हो जाएगा? आपको लिखा है ब्रिटेन द्वारा। क्या लिखा हुआ है? ब्रिटेन द्वारा। तो फ्रांस और किसके बीच में युद्ध हुआ था? यह ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ था। ये दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। ये तो ध्यान रखना है कि आपको ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है। कब होती है? 1815 में। युद्ध का नाम क्या है? आपको वाटरलू का युद्ध है, जो कि आपको बेल्जियम के पास है। उस वक्त जो है बेल्जियम पर अधिकार हुआ करता था, फ्रांस का ही अधिकार हुआ था। ऑस्ट्रिया तक जो है आपको अधिकार देखने को मिलता है फ्रांस का। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट कर चुका था, है ना। तो ये सब कहानी आपको सुबह में बात की थी। यहाँ पर कहानी की बात ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि है ऑनलाइन की क्लास, तो ऑनलाइन में ज़्यादा कहानी पे बातचीत नहीं करेंगे। आप विश्व हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उम्मीद है कि मेरी बात को समझ रहे होंगे। और इस वजह से जब 1815 ईस्वी में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसको जो है भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? अफ्रीका के बगल में आपको देखने को मिलता है एक द्वीप है ना। उस द्वीप का क्या नाम है? अफ्रीका से लगभग 1500 के आसपास कह सकते हैं, 1500 के आसपास देखने को मिलता है। यदि आप मैप देखिएगा तो आपको यूरोप से नीचे आइएगा तो आपको अटलांटिक, है ना। और अटलांटिक के बगल में आपको अफ्रीका, अफ्रीका के आसपास में देखने को मिलेगा एक द्वीप, उसका नाम है सेंट हेलेना का द्वीप। और सेंट हेलेना का द्वीप कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये दक्षिण अटलांटिक में देखने का। यही आपका आंसर बन रहा है कि सेंट हेलेना द्वीप है नाम, और दक्षिण अटलांटिक में जो है ये द्वीप आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको अफ्रीका से लगभग अफ्रीका के नजदीक है। युद्ध हुआ था, यूरोप की ये कहानी है, लेकिन आपको इसको भेजा, निर्वासित बहुत ज्यादा दूर पर कर दिया गया, वापस लौट कर ना आ सके। और इसकी यदि बात करें कि इसकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 1821 ईस्वी में आपको मृत्यु इसकी देखने को मिलती है। कब? तो 5 मई 1821 ईस्वी की इसकी मृत्यु हो जाती है। 5 मई 1821 ईस्वी को इसको जो है आपको पेट में जो है, पेट का कैंसर की वजह से है इनकी मृत्यु होती है। पेट का कैंसर, मात्र लगभग 51 वर्ष की उम्र के रहते हैं, तो 51 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो जाता है। तो ये कहानी है आपको नेपोलियन बोनापार्ट की। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो यह एक शक्तिशाली कह सकते हैं कि राजा हुआ करता था, या उस जगह के सम्राट हुआ करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ज्यादा बातचीत करेंगे एक ही प्रश्न पर तो हो जाता है समय ज्यादा, जिसकी वजह से आपका पूरा प्रश्न कवर नहीं हो पाता है। लेकिन शॉर्ट में बातचीत करते हुए हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे, सभी प्रश्नों पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज मेरे पास है पर्याप्त समय है, मेरे पास सामने में घड़ी है, तो देखते रहेंगे और आप लोग जो है साथ साथ बनाने का प्रयास करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला देखिए, जब आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है और ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न रहता है, तो उसको अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जाकर बनाना होगा। ऐसे हवा हवाई में बनने का बात नहीं रहता है, ठीक ना। तो आइए पढ़ते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। और साग सब्जियों के द्वारा जो है आपको विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है? तो कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है, जल्दी से बात करिए। कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। यदि आप नहीं बनाए हैं तो साथ साथ बनाने का प्रयास करिएगा कि कैसी अभिक्रिया है। क्या आपको बता सकते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी। आपको थोड़ा देखिए, इसी वजह से थोड़ा सा हटना पड़ जाता है, क्योंकि ऑप्शन जो है उस साइड मेरे पास जगह नहीं है, और इस साइड क्या कहते हैं हटना, थोड़ा सा स्क्रीनिंग से हटना इस पर वजह से पड़ता है कि आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ सकें। जो वैसे बच्चे जो कि प्रश्न नहीं पढ़ पाए हैं और प्रश्न कवर नहीं कर पाए हैं, तो वह बच्चे जो है आसानी से प्रश्न को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, डायरेक्ट बातचीत करते हैं। यदि बनाए हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं है ना, तो साथ साथ तब बनाने का प्रयास करना है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं कि साग सब्जियों को क्या कर रहा है कि विघटित हो रही, कंपोस्ट बन रहा है। तो कंपोस्ट कहाँ पर बनेगा? आप जब अंतिम अवस्था में फेंक फाक देते हैं ना, जमीन पर जब फेंक फाक देते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको देखना है उष्मा शोषी लिखा हुआ है। सभी पर बातचीत करेंगे। क्या है? हो सकता है कि मान लेते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हो सकता है कि आज ही आप तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं तो बिहार दरोगा का, और इस बार पहली बार आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप पूरा का पूरा कवर ना कर पाए हो, केमिस्ट्री फिजिक्स हिस्ट्री जो भी है। तो जो भी जितनी भी जानकारी है आपके पास, आप एग्जाम जरूर दीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, हम लोग देखते हैं, प्रयास करेंगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और इस तरह का प्रश्न जो है आपको बार बार यहाँ पर देखने को मिलता है, सेट में देखने को मिलता है, और परीक्षा में भी इसी तरह का पूछा जाएगा, ठीक है। लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है उष्मा शोषी के बारे में बात करते हैं। उष्मा शोषी
क्या होती है? अब देखिए, जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग? ऊष्मा का क्या उत्सर्जन या अवशोषण यहाँ पर होना चाहिए। सीधी सी बात है कि ऊष्मा का क्या होना चाहिए, आपको अवशोषण होना चाहिए, है ना। ऊष्मा का शोषी लिखा हुआ है, शोषण मतलब कि शोषण करना, ठीक है, सोखना, इसको पढ़िएगा ऐसे। ऊष्मा क्या है, शोषी लिखा हुआ है। शोषी मतलब क्या, सोख ले रहा है, ऊष्मा को क्या कर रहा है, सोख रहा है, तो ऊष्मा को सोख रहा है। आप इसका एक उदाहरण हम आपको पहले लिख देते हैं, उसके बाद बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना हम लिखते हैं, उसके बाद आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बर्फ का पिघलना, बर्फ जो पिघलता है, आप देखेंगे कि बर्फ पिघलता है, ठंडा है, बर्फ एकदम पिघलता है। कैसे पिघलता है, क्यों पिघलता है? तो वह अपने अंदर क्या समाहित कर रहा है, वह अपने अंदर समाहित कर रहा है, ऊष्मा को समाहित कर रहा है। और जब ऊष्मा को समाहित कर रहा है तो अपने अंदर क्या कर रहा है, ऊष्मा को समाहित कर रहा है। तो जब समाहित कर रहा है तो उसको शोषी बोलेंगे, और यही जब ऊष्मा को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छेपी हो जाएगा। दोनों अंतर समझ लेना है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कठिन है। जब एक को याद कर सकते हैं तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, उष्मा का शोषण, शोषण करना है, शोषित निकालिएगा, शोषण करना। उष्मा को क्या कर रहा है, सोख रहा है, ठीक है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से बर्फ का पिघलना। बर्फ जो पिघलती है, कैसे पिघलती है, क्यों पिघलता है, इसका मतलब है कि बर्फ का सिल्ली आप देखेंगे, उससे अपने आप जो रिलीज होती रही है, पानी जो रिलीज हो रही है, किसी प्रकार का बर्फ जो है अपने अंदर वो क्या ले रहा है, उष्मा ले रहा है। और उष्मा जब भी वो अपने अंदर अवशोषित कर रहा है तो धीरे धीरे बर्फ क्या होते जा रहा है, आपका पिघलते जा रहा है। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण जो देखने को मिलता है, आपका बर्फ का पिघलना देखने को मिलता है। वहीं यदि बात करें कि उष्मा छेपी क्या है, यहाँ पर क्या उष्मा छेपी के बारे में बात कर रहे हैं। उष्मा पहले हम उष्मा छेपी ही सोचे थे, पहला ऑप्शन उष्मा छेपी है, कोई बात नहीं। उष्मा छेपी क्या है, यहाँ पर उष्मा और ऊर्जा का उत्सर्जन होती, क्या होती है, उत्सर्जन। यहाँ पर सोखता है, यहाँ पर क्या होगा, उत्सर्जन होगा। यदि उत्सर्जन होता है तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, उष्मा आपको छेपी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे आप, लकड़ी का जलना, आसान सा उदाहरण, आम भाषा में यदि बात करते हैं तो लकड़ी का जलना। वैसे रासायनिक अभिक्रिया भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया आपको आवश्यकता नहीं है, लकड़ी का जलना। अब देखिए, लकड़ी का अलाव ताप रहे हैं, ठंडी का समय है, आप लोग अलाव ताप ही, अलाव मतलब क्या, जो आप लोग घर गाँव में जो लकड़ी जलाते हैं और उसके बाद जो आप अपने आसपास क्या करते हैं, हाथ लगा के जो उसको आप कह सकते हैं कि आग का उष्मा का क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं ना। तो लकड़ी से क्या हो रही है, लकड़ी जो जल रही है, लकड़ी का जलना लिखे ना कि लकड़ी का जलना, तो लकड़ी जो जल रही है अपने से क्या कर रही है, उष्मा को क्या कर रही है, हटा रही है ना। उष्मा को क्या कर रही है अपने से, जहां पर लकड़ी जल रही है उष्मा हटा रही, तब ना आप उसको अवशोषित कर रहे हैं, अपने आप में कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप उसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर लकड़ी का जलना उपयुक्त उदाहरण बनेगा, किसका उदाहरण बनेगा, आपको उष्मा छेपी का उदाहरण बनेगा, ठीक है। अब देखिए, वैसे आंसर मान के चलिए कि उष्मा छेपी आपको मरवाया गया होगा, उष्मा छेपी हाँ आंसर होगा, लेकिन उससे पहले, आंसर जाने से पहले हम लोग इस दोनों पर भी बातचीत कर लेते हैं कि वियोजन क्या होती है, वियोजन क्या होती है और रेडॉक्स क्या होती है। आइए बातचीत कर लें, क्या बात, छोड़ दे भैया बातचीत करना, बातचीत कर लेते हैं। बातचीत 1 सेकंड 2 सेकंड में करने में क्या चाहता है, बातचीत कर किया हुआ रहेगा तो सही रहेगा, है ना। तो आ जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है क्या, आपको वियोजन दिया हुआ है, सीधी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है वियोजन में, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। वियोजन आपको सीधी सी बात है कि जब को आपको क्या होगा कि एक पदार्थ का क्या हो जाता है, आपको वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक पदार्थ से टूटकर कह सकता है कि आपको 2 या 2 से अन्य पदार्थ का बनना होता है। एक पदार्थ से टूटकर 2 या 2 से अन्य पदार्थ का बनना, एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो आपको एक पदार्थ से टूटकर क्या होती है, 2 या 2 से अन्य प्रकार का पदार्थ बनता है ना। वैसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं CaCO3 को देख लेते हैं, है ना, CaCO3 देख लेते हैं। ये आप जान रहे हैं CaCO3, और CaCO3 को क्या कर रहा है हम लोगों को, अब देखें यहाँ पर क्या देना है, उष्मा देना है, उष्मा दीजिएगा, ठीक है, क्या देना है, उष्मा देना है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया बना रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, उष्मा देना है। जब उष्मा देंगे तो हम लोगों को क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, CaCO3 है और उष्मा दे रहे हैं तो CaO बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, CaO बनेगा, CaO प्लस एक उत्पाद है, एक उत्पाद से टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण हो रहा है, CaO बन जाएगा, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। और CO2 जो है आपको वातावरण में क्या होते हुए दिखाई पड़ेगा, रिलीज होते हुए दिखाई पड़ता है। तो एक उत्पाद और एक उत्पाद से टूटकर कितना उत्पाद बन रहा है, 2 उत्पाद बन रहा है, और ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन की अभिक्रिया बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं रेडॉक्स। अभी आपको आंसर नहीं बताए हैं, अभी बात करते हैं आंसर पर, आंसर आपका वैसे भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेडॉक्स इसको भी समझ लीजिए, हो सकता है कि कभी आपको आ जाए। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर रेडॉक्स क्या होती है, एक जगह ऑक्सीजन का मिलना, एक जगह ऑक्सीजन का एक
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है किसी से ऑक्सीकरण करेगा और दूसरी जगह कह सकते हैं एक जगह से ऑक्सीजन हटेगा, एक जगह ऑक्सीजन जुड़ेगा, एक जगह ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स की अभिक्रिया कहा जाता है। आ जाए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इसको हिंदी में वही अपचयन बोला जाता है ना, अपचयन बोला जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया मान के चलिए अपचयन कहा जाता है। और यह आप अपचयन, उपचयन, अपचयन, इस तरह से हिंदी में आप देखते होंगे कि क्या क्या नाम पढ़ते होंगे। उपचयन, उपचयन मतलब होता है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक ना। अपचयन कहता है कि जिसको कि ऑक्सीजन एक तरह से रिलीज करता है। तो ये आप लोग हिंदी में देखिएगा ऑक्सीकरण, हम आपको इंग्लिश में ध्यान रखते हैं कि ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, समझ गए, नहीं समझे बात को, नहीं समझे तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। उपचयन है और क्या है, अपचयन है। उपचयन देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आपको, उपचयन अपचयन, उपचयन है और क्या है, अपचयन है। अब देखिए क्या होती है उपचयन अपचयन, एक करेंगे तो मिट ही जाएगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर रखते हैं, ये कर रहेंगे तो आपका मिट जाएगा। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का उपचयन, पहले उपचयन पर आते हैं, उप लिखा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीकरण कह सकते हैं इसको, उपचयन। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना कह सकते हैं, क्या होगा, ऑक्सीजन का O2 का क्या कहते हैं, O2 का जुड़ना, O2 का जुड़ना। जबकि यहाँ पर क्या होगा, O2 का निकलना कह सकते हैं, O2 का निष्कासन कह सकते हैं या निकलना कह सकते हैं, कुछ भी बात कह सकते हैं आप, जो समझ में आपको आ रहा है वो भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। O2 का निकलना, O2 का जुड़ना। उपचयन रहेगा तो आपको क्या रहेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं, रेडॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपको ऑक्सीजन का जुड़ना, और वहां पर कह सकते हैं ऑक्सीजन का क्या कह सकते हैं, टूटना कह सकते हैं, निकलना कह सकते हैं या निकलना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या O2 का कह सकते हैं, या आप टूटना भी भाषा प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध हिंदी में आप टूटना भी कह सकते हैं, O2 का टूटेगा, ठीक है। इसका एक हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आपको इसका उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। उदाहरण ले लें, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिजूल का बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है ना। अब देखते हैं हम लोग लिख लेते हैं, कहाँ पर लिखे, इसी जगह लिखे ZnCuSO4, इसी जगह लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, Zn+Cu SO4, ठीक है, ये लिखे। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया बनाना है, तो ZnSO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां पर से ये क्या बन जाएगा, ZnSO4, ZnSO4 प्लस, अब देखिए क्या ZnSO4 बना, यहाँ पर Zn क्या करे, SO4 बना, और प्लस हम लोग को क्या बन रहा है, एक अलग जो बनेगा Cu बनेगा, Cu बनेगा, Cu के Cu बनेगा, Cu बनेगा। अब देखिए ZnSO4 प्लस आपको Z के साथ क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर ध्यान देखिए, Z के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन वाला जुड़ रहा है, जो ऑक्सीजन था अब Z के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, तो ये क्या होगा, उपचयन होगा, क्या हुआ, उपचयन। जबकि यहां पर देखिए ZnSO4 यहां पर था, ये CuSO4 था, और CuSO4 से क्या रिलीज हो गया, हट क्या गया, टूट क्या गया, ऑक्सीजन टूट गया, ऑक्सीजन हट गया, जो ऑक्सीजन हटा इसको क्या बोलते हैं, टूटना बोलते हैं, O2 का कह सकते हैं, यहाँ टूटना है, उसी को नाम बोलेंगे अपचयन बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। और ये अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया मिलकर ये क्या कहलाती है, आपको रेडॉक्स कहलाती है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को लिखा लिखा कह सकते हैं कि हम दूसरे स्लाइड पे जा नहीं सकते हैं, ठीक है, जिस पे आपको समझा रहे हैं इस पे जूम एक बार में ही कर दिया गया है, जिससे कि दूसरे स्लाइड पर हम यहाँ से जाना थोड़ा सा संभव नहीं है। आप लोगों का कमेंट था कि जो समझाना जब हो तो आप दूसरा पेज, सादा पेज ले लीजिए, तो सादा पेज इस जगह से बाबू ले नहीं सकते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, तो ध्यान रखना आपको, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ZnCuSO4 और ZnCuSO4 किससे मिल रहा है, आपको ZnSO4 से मिल रहा है, जिसके वजह से कह सकते हैं इसको ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना इसको उपचयन, और अपचयन किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीजन का रिलीज कर सकते हैं, ऑक्सीजन का हटना कर सकते हैं, टूटना कर सकते हैं। तो CuSO4 के साथ था, CuSO4 के साथ था, और बचा केवल, अब केवल बचा है Cu, बचा है केवल ये लाइन, अब दूसरा लाइन है CuSO4, Cu बचा है केवल, तो ये हो गया अपचयन हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ये भाषा तो था सभी के बारे में था, लेकिन अब कहानी क्या है ये देख लेते हैं। कहानी क्या था और प्रश्न क्या था, बहुत ज्यादा ही आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, इतना कोई नहीं बताता है जितना आपको बता रहे हैं बाबू, ठीक ना। अब देख लीजिएगा, किसी जगह पढ़ते होंगे तो, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है क्या कहलाता है। अब देखिए, अब प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न आपका क्या बनेगा, उष्मा क्या शोषण करेगा या ग्रहण करेगा, उष्मा जो यदि शोषित करता है तो उसको कहते हैं, मान के चलिए कि उष्मा शोषी बोलते हैं, और उष्मा रिलीज करेगा या ऊर्जा का रिलीज करेगा तो उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी बोलते हैं। ये दोनों तो होगा नहीं, ऐसी दोनों फर्क आप लोग फंसे होंगे। अब देखिए क्या होता है,
जब पेड़ पौधा पत्ती जो होती है विघटित होती है, तो उसमें जो ऊर्जा एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें जो ऊर्जा समाहित है ना, उसमें जो ऊर्जा समाहित, वो क्या करेगा, ऊर्जा को रिलीज करेगा। उस ऊर्जा क्या करेगी, रिलीज। पेड़ पौधा या कुछ में भाई जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, है ना, लिखा हुआ कि साग सब्जी, मतलब कि जो छोटे छोटे पत्ते पौधे होते हैं और विघटित हो रहे हैं, एक तरह से जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो जीवन यापन उसमें जो ऊर्जा समाहित है वो क्या करेगी, अपने साथ क्या समाहित कर देगी, समाप्त कर, ग्रहण करेगी, ग्रहण नहीं करेगी, वो अपने साथ जो उसका छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा यदि खाएगा, अपघटित करेगा, तो सीधी सी बात है वो अपने पास में आसपास में क्या करेगा, ऊर्जा को रिलीज करेगा। और ऊर्जा जैसे ही रिलीज करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उष्मा क्षेपी के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं बात को? उम्मीद है कि समझ रहे होंगे बात को। यदि नहीं समझ रहे होंगे बात को तो फिर से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आपके लिए आसान सा प्रश्न है। यह क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, चलिए ये तो हिंदी आपको आ गया, हिंदी हम पहले ही बोल चुके कि हिंदी आपसे छोड़ के बातचीत करेंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान, है ना, कहां पर स्थित है। तो ये चारागाह चारा अनुसंधान जो आपको देखने को मिलता है कहां पर स्थित है, तो ये सीधी सी बात है कि आपको झांसी में, और झांसी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ये सब प्रश्न पर सीधे जो फैक्ट प्रश्न है उस पर सीधे प्रश्न पर आगे बढ़ते हुए बातचीत करेंगे, और आप लोगों को जो है सीधे तौर पर हम बातचीत करते चलेंगे, ठीक है। आवश्यकता नहीं है यहाँ पर ज्यादा बातचीत करने की। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए यहाँ पर है अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए क्या है, मिलान करने के लिए है, आप लोगों के लिए सुमिलित कर क्या है कि आपको मिलान करने के लिए है कि कौन सा होगा, और कूट में इसका आंसर दिया हुआ है। हम लोग कूट में यदि आंसर दिया हो तो हम लोग यहीं पर मिला लेते हैं, कूट हम लोग देख लेंगे कि कौन सा कूट बनेगा, है ना। तो गैस्ट्रिक जूस दिया हुआ है, गैस्ट्रिक जूस का, और क्या कहते हैं, रक्त का पीएच मान दिया हुआ है, पेनक्रियाज का दिया हुआ है, पेनक्रियाज जूस दिया हुआ है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, मूत्र का पीएच वैल्यू क्या होता है, सभी का पीएच वैल्यू उम्मीद है कि आपको पता होगा। गैस्ट्रिक जूस है, और गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये आपको अम्ल होता है बहुत कम मात्रा में, 1.4 के आसपास, ये सीधी सीधे लाइन में बनेगा। यदि बात करें रक्त का, आपको याद होगा 7.4 के आसपास, तो 7.4 आप एक्यूरेट याद रखिएगा। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। वहीं यदि बात करें पैनक्रियाज का, किसके बारे में बात करें, पैनक्रियाज का, तो पैनक्रियाज आपको छाड़ में आ जाएगा, लगभग 8.4 के 8.5 के आसपास होता है, तो ये पैनक्रियाज का होगा। वहीं बात करें कि आपको जो है मूत्र का जो यदि पीएच वैल्यू बात करें, तो मूत्र का पीएच वैल्यू आपको 6 के आसपास रहता है, तो मूत्र का पीएच वैल्यू 6 के आसपास रहता है। तो आपको देख लीजिए कौन सा बन रहा है, एक का आपको एक बनेगा, है ना, एक का क्या बनेगा, एक बन रहा है, और उसके बाद आपको बी का क्या कहते हैं, सी बन रहा है। बी का क्या बन रहा है, बी का आपको सी बन रहा है, बिल्कुल बी का सी बन रहा है। चलिए देख लेते हैं, आप मिला लीजिएगा इस जगह से प्रश्न, आज ये आपको हटाते हैं, समझ में आ जाएगा। एक का आपको कौन सा बन रहा है, एक का एक बन रहा है, बी का क्या बन रहा है, सी बन रहा है ना, और उसके बाद सी का क्या बन रहा है, सी का आपको 4 बन रहा है, और उसके बाद डी का कौन सा बन रहा है, तो डी का आपको बन रहा है 2 नंबर बन रहा है, डी का पेनक्रियाज, मूत्र का जा रहा है आपको, डी का 2 नंबर, तो आंसर बन जाएगा कौन सा बन जाएगा, बी नंबर आंसर बन जाएगा। तो आंसर मिलाइएगा, आंसर आपका क्या, इसका 6 का जो 6 का नहीं 7 का जो आपको जा रहा है क्या, बी नंबर आंसर जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, भूमध्य रेखा चलिए आगे आपको लिखा होगा, स्लाइड पर लिखा होगा, यहाँ पर आ जाते हैं। आसान सा प्रश्न है बिल्कुल, ये प्रश्न आपको दोहरा रहे हैं, दूसरी बार आज दे रहे हैं। पिछला जो सेट मिला था उस प्रश्न में, उसमें भी ये प्रश्न था। यही होता है बनाने का, आपका सेट बनाने का खासियत होता है क्या, आपको कभी ना कभी प्रश्न जो है दोबारा मिलता रहता है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, भूमध्य रेखा पृथ्वी को किस में, या कह सकते हैं किस में काटती है ना। आपको लिखा हुआ है पूर्व पश्चिम गोलार्ध में काटती है, उत्तर दक्षिण गोलार्ध में काटती है, ऊपरी निचली गोलार्ध में काटती है, बाएं दाएं काटती है। हम लोग दोनों के बारे में बात करते हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक है, मान लिए, मान रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं किया कि पृथ्वी गोल है, लंबा है, चौड़ा है, क्या है। यहां पर आपको समझना है, प्रश्न समझना है, आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए मान लिया पृथ्वी गोल है ना, और यहाँ जो है पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है कौन सी रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर। ये जो बोलते हैं इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ये पृथ्वी के कहाँ हो रही है, बीचों बीच जो ये रेखा गुजर रही है, इसको मान लिया हम क्या मान लेते हैं, ये आपको इक्वेटर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मान लेते हैं पूरी तरह से इसको। चलिए अब आपको मान लेते हैं कि बीच में इक्वेटर आपके पास है, ठीक है। पृथ्वी का अब कितने भागों में काट रही है, 2 भागों में। इसका पृथ्वी का यदि हमको गोला बनाना है, एक गेंद था और गेंद को 2 टुकड़ा में हमको काटेंगे तो कितना गोला बनेगा, एक बीचों बीच काट दिए गेंद को तो कितना टुकड़ा बनेगा। पृथ्वी को भी इस तरह से काट सकते हैं तो हमको बनेगा 2 गोला बनेगा, ठीक है। और 2 गोला का यही तो आपको पूछ रहा है, और रीजनिंग का इस जगह इस्तेमाल करेंगे। रीजनिंग में आप लोग इस तरह से पढ़े होंगे, यहाँ इस जगह दूसरी जगह बनाते हैं।
यहाँ पर जो रीजनिंग में इस तरह से पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ, ऊपर वाले क्या बोलते हैं नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं साउथ बोलते हैं। उसके बाद जो दाहिने आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं, जबकि जो बाएं देखने को मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं वेस्ट बोलते हैं। वही चीज आपको यूज कर देना है, इस जगह के बीचों बीच कर देना है। तो ये क्या हो गया नॉर्थ भाग हो गया, ये क्या हो गया साउथ भाग हो गया। सिंपल सी तो बात है, साउथ नॉर्थ साउथ भाग हो गया। और इसको जब गोला है, ये पृथ्वी का मान लिया गोला है तो इसको गोलार्ध मान लिए, आधा गोला, ये नीचे वाला का आधा गोला, ठीक है, पूरा गोला को गोलार्ध मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिला, क्या देखने को मिलेगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या किया गया है, इसको उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला को नॉर्थ गोलार्ध, दक्षिणी वाला को दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये भाषा का प्रयोग करेंगे, आपका आंसर बनेगा बी बनेगा। और पूर्वी और पश्चिमी क्या है गोलार्ध, तो पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध नहीं होगा, पूर्वी पश्चिमी देशांतर हो सकता है। ठीक है, तो पूर्वी पश्चिमी देशांतर हो सकता है लेकिन गोलार्ध नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पर ये बातचीत हो जाती है कि जब पृथ्वी आपको क्या है ऊपर से जब मिलाते हैं, ऊपर से ये जो लाइन मिलाते हैं इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है देशांतर बोला जाता है ना। और ये क्या होती है देशांतर, जबकि ये जो होती है आपको क्या होती है अक्षांश होती है, नीचे वाला अक्षांश, ऊपर वाला जो आपको होता है देशांतर होती है। और यहाँ पर आपको एक 0 डिग्री पूरी तरह से, जैसे कि ये 0 डिग्री है उसी तरह से मान लेते हैं कि एक और 0 डिग्री हम लोगों के पास है ना। और 0 डिग्री देशांतर भी तो 0 हो सकता है ना। ये जो देशांतर आपको 0 वाला देशांतर जो ऊपर से नीचे मिला रही है 0, यहाँ ऊपर 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या नॉर्थ, 90 डिग्री यहाँ पर साउथ जो हो गए। ठीक है, और इसको जो ये देशांतर हो सकता है तो ये क्या हो जाएगा पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पूर्वी देशांतर के बारे में बात करेंगे अब, तब देशांतर में बनेगा ये पूर्वी देशांतर। और ये जो होगा कौन सा होगा पश्चिमी देशांतर होगा, पश्चिमी देशांतर। और ये उसी तरह से सेम हो जाएगा, ये क्या पूर्वी देशांतर, ये पूरी तरह से पूर्वी देशांतर। आप यहाँ पर साउथ नॉर्थ साउथ नहीं करेंगे, पूर्वी देशांतर इधर वाला क्या होगा आपको पश्चिमी देशांतर होगा। जबकि ऊपर वाला यदि भाग करें बात करें कि ऊपर वाला क्या होगा अक्षांश बात करें उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला को क्या बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। और यहाँ पर जो है आपको पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा किसके बारे में बात कर रहा था, भूमध्य रेखा मतलब ये 0 डिग्री के बारे में बात कर रहा था, इक्वेटर के बारे में बात कर रहा था कि इक्वेटर किस तरह से बांटती है। इक्वेटर जब पूछे तो आपको उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, यदि पूछे 0 डिग्री देशांतर, यहाँ पर क्या दे दे देशांतर, देशांतर पृथ्वी को कितने भागों में काटती है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा 2 ही भागों में, लेकिन आपको वो पूर्वी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में, सॉरी पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में। उम्मीद है कि प्रश्न समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने जो है आपको हेरिटेज खेलों पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध। सबसे पहले तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हेरिटेज खेल होती क्या है। तो हेरिटेज, प्रश्न पढ़ने में परेशानी, अरे परेशानी क्यों हो रही है, पढ़िए अब प्रश्न पढ़िए, यहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि हेरिटेज खेल क्या होती है, ये आपको जो नाम है कि हेरिटेज, ठीक है। तो जो परंपरा से खेल आ रही थी, और इस हेरिटेज खेल में जो है खास करके जो है आप गांव घर में कभी देखे होंगे या जानते होंगे कि पहले जमाना में जो है खेल होता था घुड़सवारी में घोड़ा को दौड़ाना, ठीक है, बैल को दौड़ाना, इस तरह का खेल हुआ करता था। पहले कुछ खेल ही नहीं हुआ करता था, क्रिकेट उर्केट नहीं हुआ था, तो क्या खेलते था आदमी, क्रिकेट हॉकी सब तो बाद का खेल है ना। पहले सब आदमी क्या खेलता था, यही सब खेल खेलता था। नहीं काम है गांव में तो मुर्गा मुर्गी को लड़ाना, ठीक है, बैल को 4 गो व्यक्ति, ये इस बैल को ले लेना, कोई उस बैल को ले लेना, देखो किसका बैल आगे तक दौड़ के जाएगा। यही सब पहले खेल हुआ करता था। इसी खेल को, ऐसे जो खेल होता है घोड़ा गाड़ी, ये सब जो खेल होता है, इस खेल को कहा जाता है हेरिटेज खेल कहा जाता है। और इस खेल पर जो है 1997 ईस्वी में जो है पंजाब सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया था। पंजाब के द्वारा क्या कर दिया था, प्रतिबंध कर दिया गया कि ऐसे खेल में होती क्या है, पशु पर व्यक्ति पशु पर जो है मारपीट करता है, उसको मारता है कि जल्दी से दौड़ो, है ना, उस पर जो है अत्याचार, क्रूर अत्याचार उसको कहा जाता है कि अत्याचार करना, पशु को मारना अत्याचार के अंतर्गत आता है, पशु क्रूरता के अंतर्गत आता है। तो पशु क्रूरता का देखने को मिल रहा था, इस वजह से जो है 1997 ईस्वी में जो है उस वक्त की सरकार जो है बैन कर दिया जाता है कि ऐसे खेल पर क्या होना चाहिए, ऐसे खेल नहीं होना चाहिए जिससे कि पशु को क्रूरता का एक तरह से झेलना पड़े। कोई बात नहीं है, आते हैं अब के जो वर्तमान की सरकार जो है, वर्तमान की सरकार है, आपकी सरकार है, आप पार्टी है का नाम है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं झाड़ू छाप वाला आप, ठीक है ना, जो दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल उसके कह सकते हैं मुखिया, तो उन्हीं का पार्टी आपको देखने को मिलता है। कहां पर, पंजाब में भी देखने को मिलता है। उसके मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है। और यहां पर यदि बात करें, यह सरकार का कहना क्या है कि यह जो खेल होता था हेरिटेज खेल जो होती थे, यह हम लोगों की परंपरा का एक हिस्सा है, संस्कृति का एक हिस्सा है, और ये खेल क्या होना चाहिए। और इसी वजह से जो है प्रतिबंध जो था, प्रतिबंध यहां पर देखना हटा दिया गया। प्रतिबंध कभी न कभी लगा था, और लगे का भी बता दिया आपको कब लगा था, 97 में लगा था। यह जो है प्रतिबंध क्या कर देता है, हटा देता है। इसका मतलब क्या है कि अब जो है खेल फिर से आप खेलिए, लेकिन सरकार के द्वारा एक सख्त हिदायत भी दिया गया है। क्या हिदायत दिया गया है कि आप
किसी भी पशु पक्षी जो भी पशु का प्रयोग किया जाए उस खेल में, उस पर जो है आप डंडे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप हाथ का जो है ताली बजा के विसिल्स का प्रयोग कर सकते हैं, सीटी बजा के प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप पशु को जो है किसी प्रकार से आप मारपीट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खेल के दौरान जो है पशु पर आप उसको छड़ी से पीटे के एकदम दौड़ के आगे भागे। यदि इस तरह का आप करते हुए पकड़ाते हैं तो आप पशु क्रूरता करते हुए पकड़ा जाते हैं और आप पर जो है दंडनीय अपराध किया जा सकता है। लेकिन आप खेल के अंतर्गत जो है आसानी से आप पशु का प्रयोग करिए, मुर्गा दौड़ाइए, मुर्गी दौड़ाइए, ठीक है, मुर्गा मुर्गी लड़ाइए, जो करवाना है कराइए, लेकिन मारपीट मत करिएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है पंजाब की सरकार कर रहा है, और ये पंजाब की सरकार आंसर बन चुका होगा। किस सरकार के द्वारा आंसर बन गया होगा? पंजाब सरकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये करंट अफेयर्स में करवा चुके हैं बाबू, करंट अफेयर्स कर रहे हैं मेरा। करंट अफेयर्स आपको प्रतिदिन मिलता है, ठीक है। 2 दिन से करंट अफेयर्स नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था, इस वजह से जो है करंट अफेयर्स नहीं मिल पा रहा था। कोई बात नहीं है, आपको जो है मंडे से या आपको क्या कहते हैं संडे से जो प्रतिदिन मिलेगा, कोई बात। आपको जितने भी प्रश्न नहीं हुआ है सभी प्रश्न आपका करवाया जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितने भी अभी आप खास करके अभी देख रहे होंगे कि ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछा जा रहा है 20 नंबर का पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? आपको करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, और करंट अफेयर्स सीधे तौर पर मेरे ही नोट्स से आपको पूछा जा रहा है। यदि जो व्यक्ति मेरा करंट अफेयर्स किया है उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि आपके चैनल पर, मेरे चैनल पर, हाँ सब्सक्राइब जरूर कम है, लेकिन सब्सक्राइब पर नहीं जाना है, जो क्योंकि अधिकांश जो मार्केट में जो आपको देखने को मिलता है, किताब जो देखने को मिलता है, वहां से जो है वो मेरे द्वारा ही लिखा हुआ रहता है, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? फेफड़ों का सफेद कैंसर, है ना। तो फेफड़ों का जो सफेद, अब देखिए फेफड़ा का स्पेशल कर दिया, किस कैंसर के बारे में? तो फेफड़ों के कैंसर के बारे में। और कैंसर से संबंधित आप लोगों को बहुत जल्द जो है आप लोगों को एक वीडियो जारी होगा, जिसमें जो है कैंसर से आपको एक सीरीज चलाएंगे, श्रृंखला चलाएंगे, जिसमें सभी प्रकार के कैंसर के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि कैंसर से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है और आप लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है बहुत यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकता है, पहला वीडियो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, समय नहीं मिल पा रहा है इसलिए वीडियो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है यहाँ से आपको कैंसर संबंधित देख रहे हैं प्रश्न पूछ रहा है। आप कह सकते हैं कि ऐसा पहले बोलते हैं ना लड़कों को कि प्रश्न पूछता है तो लड़का लोग बोलता है नहीं ये सब डर लगता है, ये सब मत पढ़ाइए। अरे पढ़ना होगा, ठीक है, बिना पढ़े हुए से कैसे काम चलेगा? ऐसा थोड़ा है कि पढ़ने से कोई दिक्कत है, जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी होनी चाहिए, और प्रश्न पूछता है आप लोगों से, है ना। तो प्रश्न जब पूछता है तो जानकारी होनी चाहिए, तो प्रश्न, और तो पटना में कोई पढ़ाता नहीं, तो पटना में जब कोई नहीं पढ़ाता है तो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, पढ़ाएंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है वो बायो से थोड़ा सा अलग हो जाता है, एडवांस हो जाता है, बायो से आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है वह विषय को आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको इमेज के साथ पढ़ाएंगे कि कैसे होती है, उपचार कैसे किया जा सकता है, किसी प्रकार से यदि आशंका है तो वो कैसे दूर किया जा सकता है। आते हैं हम लोग प्रश्न बनाते हैं, बातचीत बार बार बोलते हैं, कम करेंगे। यहाँ पर आते हैं फेफड़ों का जो है कैंसर, जिसको कि सफेद कैंसर बोलते हैं, और ये जो कारण होता है ये क्या होता है? एस्बेस्टस के वजह से होता है। तो एस्बेस्टस जो होता है छोटे छोटे कण होते हैं, और ये क्या होता है फेफड़ों में जाके क्या हो जाता है, थोड़े थोड़े फेफड़ों में जाके एक तरह से चिपक जाता है, जिसके वजह से ये कैंसर का कारण बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके वजह से? आपको एस्बेस्टस की वजह से होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। पहले साथ साथ बनाने का प्रयास भी करते रहना है, कमेंट करते रहना है। यदि आप वीडियो आपके लिए अच्छा है, लग रहा है कि आपके फायदा है, जीवन में आपको फायदा दे इससे, तो आप जरूर जुड़िए। यदि आपको लगता है कि नहीं फायदा है, बिल्कुल आप पास हो जाइए, आगे बढ़िए, है ना। जहां आपको लगता है कि आप समझ सकते हैं, जहां पढ़े हैं उन्हीं की बात आपको समझ में आ रहा है, तो उन्हीं से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके पास बाबू वो लोग स्टार हैं, इतना नहीं बताएगा आपको, है ना। उनके पास समय कहाँ है जो आपसे इतना बातचीत कर सके जितना हम लोग आपसे बातचीत कर पाते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं, किस उद्योग को क्या कहते हैं? सूर्योदय का उद्योग कहा जाता है। किस उद्योग को सूर्योदय का उद्योग कहा जाता है? आप पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सीमेंट उद्योग, तो यहाँ पर है सूर्योदय का उद्योग, है ना। आपको एकदम से सूर्योदय के पास ले जा रहा है, एकदम जगाने का काम करेगा, जगाने का काम करेगा कौन? सूचना, है ना। जितना एडवांस सूचना रहेगा उतना आप आगे। सूर्योदय कहने का मतलब क्या? उदय होना, जो आप एक तरह से सबसे पहले उदय होना, है ना। कितना आप आगे निकल सक रहे हैं, तो सूचना ही आपको ऐसा एक प्रौद्योगिकी है जो कि जितना आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं, जितना आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है सूचना से संबंधित, तो वो वहां पर आपको क्या होगा? सूर्योदय का कह सकते हैं, उसको उदय उद्योग कहा जाता है। ये आप जोड़ के पढ़ना है, जैसे कि आपको क्या हो, लंबे दिनों तक याद रहे। तो आपको सूर्योदय का उद्योग जो कहा जाता है किसको बताता है? आपको सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग कहा जाता है। वहीं पर यदि बात करें कि आपको पारंपरिक, एक और यहाँ से प्रश्न पूछता है, पारंपरिक उद्योग किसको पूछता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न पूछता है पारंपरिक उद्योग, क्या?
पारंपरिक। तो पारंपरिक यदि उद्योग पूछे कि पारंपरिक उद्योग किसको, किस उद्योग को पारंपरिक उद्योग बोल रहे हैं, तो पारंपरिक उद्योग जो है सीधे तौर पर यहां पर बनेगा क्या, आपको लौह इस्पात उद्योग को क्या बोला जाता है, पारंपरिक उद्योग। यहीं पर लिखिएगा, जगह आपके पास पर्याप्त जगह इस जगह है। तो पारंपरिक उद्योग जो है, पारंपरिक उद्योग किसको बोलते हैं, तो आपको बोला जाता है लौह इस्पात उद्योग को बोला जाता है पारंपरिक उद्योग बोला जाता है। ठीक है। और हिस्ट्री सब में यदि आप कोई बात करें कि सबसे पहला उद्योग, यदि हिस्ट्री सब में कहीं पर पढ़ते होंगे किस उद्योग के बारे में चर्चा मिलती है, तो वह कौन सा उद्योग है, वह उद्योग है आपको वस्त्र उद्योग है। आप पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखते होंगे कि वस्त्र का आपको प्रचलन मिलता है, कि वस्त्र का जो है छाप मिलता है। ठीक है, ये सब आप पढ़े होंगे। तो वस्त्र का यदि चर्चा मिले तो आपको आ जाना है, प्राचीन यदि बात करें तो आपको वस्त्र वाला में आ जाए, सीमेंट सब वाला तो बहुत नवीनतम के अंतर्गत आता है। चले अगले प्रश्न पर। रानी रामपाल, देखिए इस तरह का प्रश्न आप लोगों को करंट अफेयर्स में बार बार करवाते हैं। जब भी कोई खेल होता है तो आप लोगों को करवाते हैं कि बाबू ये खेल याद रखो कि इस खेल से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, और कौन से खेल खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अब देखिए आपको दिखाते हैं, ठीक है, वहां पर करंट अफेयर्स करवाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब आप वहां पर भरोसा नहीं करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जाता है ना कि रानी रामपाल, ठीक है, संबंध जो है किस खेल से। प्रश्न बाहर नहीं है, ठीक है, प्रश्न आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये क्या होता है, जानकारी होनी चाहिए कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, और ये आपको कहां पर मिलता है, क्या किसी किताब में मिलेगा, नहीं मिलेगा ये सब किसी किताब में। ये आपको सीधे तौर पर करंट अफेयर्स मेरे द्वारा ही करवाया जाता है। आप लोग जुड़ते रहिएगा करंट अफेयर्स से, और करंट अफेयर्स जब आप अच्छे से तैयार करते हैं तब आपका इस तरह का प्रश्न बनता है। रानी रामपाल वैसे आसान सा प्रश्न है। रानी रामपाल जो है हॉकी की हम लोगों की भारतीय पूर्व कप्तान रह चुकी है। ठीक है, पूर्व कप्तान है ये, और पूर्व कप्तान है तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हॉकी की पूर्व कप्तान भारत की रह चुकी हैं। यदि भारत की वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में, यहीं पर बात करें कि वर्तमान में हम लोगों की कप्तान कौन है हॉकी की, महिला के बारे में बात कर रहे हैं। रानी रामपाल क्या है, महिला संबंधित है। आपको महिला है ना, हॉकी महिला टीम की खिलाड़ी बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुरुष ले लेना है, महिला टीम। ठीक है, जब महिला टीम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है, महिला टीम के वर्तमान का कप्तान आप बता दीजिए। वर्तमान कप्तान कौन है, जल्दी से, वर्तमान के कप्तान कौन है बताइए, याद है। हरमनप्रीत सिंह जो आपको देखने को मिल रहा है वो पुरुष है, वो जो आपको है क्या है, पुरुष टीम के कप्तान है। यदि यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं आपको बार बार रानी रामपाल है, तो रानी रामपाल आप पुरुष हैं, तो यहाँ पर जो है आपको पुरुष के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ रानी रामपाल क्या है, आपको महिला है, तो महिला आपको क्या बात कर रहे हैं कि महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी कौन है, तो वही ये कप्तान रह चुकी हैं। वर्तमान में यदि बात कर रहे हैं तो हम लोगों की पड़ोसी कौन सी, सलीमा टेटे। और पड़ोसी जैसे ही बोले तो सलीमा टेटे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और किस राज्य से, सलीमा टेटे से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है कि सलीमा टेटे नेतृत्व कर रही है आपको हॉकी, भारतीय हॉकी टीम की वर्तमान कप्तान है, और ये जो है आपको किस राज्य से, झारखंड से। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार से गतिज ऊर्जा का जो दाब से कैसा संबंध है ना। प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, प्रश्न को पढ़िए। बर्नौली के बारे में पूछ रहा है, और गतिज ऊर्जा का किससे पूछ रहा है, दाब से। तो गतिज ऊर्जा का दाब से क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। सीधे तौर पर याद रखिएगा, गति का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यदि आप देखेंगे कि ट्रेन स्पीड से जाती है तो आपको बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि हट के रहो बाबू, नहीं तो ट्रेन क्या करेगा, अपने में खींच लेगा, है ना, अपनी ओर खींच लेगा। क्यों बोला जाता है, जब किसी भी चीज का यदि बात करें कि स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड होती है, यहां पर ये स्पीड से यदि ट्रेन चलती है तो यहां का ये क्या कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, ये प्रेशर को क्या, गतिज, अपने गति को क्या कर देती है, बढ़ाती है। इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्पीड होगी। और गतिज ऊर्जा जैसे ही बढ़ती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा मान लेते हैं कि गतिज ऊर्जा आपको दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा सीधी सी बात है यहां पर बढ़ गई, और तो दाब, यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पर दाब, यहां पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। एक बात बता लिख देते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो दाब क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कमेगा। उसका उल्टा संबंध हो गया ना। यहां पर यदि बात करें कि आपको प्रेशर क्या हो रहा है, आपको गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो प्रेशर क्या है लिखा हुआ, गतिज ऊर्जा, और दाब में पूछ रहा है कि आपको कैसा संबंध देखने को मिलता है। तो दोनों में जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, उल्टा संबंध देखने को मिलता है। यहां पर जो क्या होती है, हटा देता है, इसको क्या कर देगा, आसपास जो है गति जैसे ही बढ़ाती है, दाब को क्या कर देगा, वहां पर कम कर देगा। दाब कमेगा तो क्या कर लेगा, आप क्या हो, पहले से जो दाब के अनुसार से आप खड़े हैं, आप वहां पर जो दाब कमा, आपका शरीर उधर धकेल देगा, क्योंकि आपके पीछे दाब क्या था। मान लेते हैं कि इस जगह से आप खड़े हैं, है ना, मान लेते हैं कि आप इस जगह से ऐसे ऐसे करके खड़े हैं, एकदम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं,
तो आपके पीछे दाब ज्यादा लग रहा था, दाब इधर क्या है, कम है, तब आप संतुलन में संतुलित थे, ठीक है ना। और जैसे ट्रेन गुजरी तो अपने साथ साथ गतिज ऊर्जा बढ़ाते चल जा रही है, आपके पीछे क्या है, दाब बहुत ज्यादा है, आगे दाब कम गया, बोलेगा कि चल जाओ तुम ट्रेन के साथ साथ चल जाओ, ठीक है। इसी वजह से जो है आदमी क्या हो जाता है, ट्रेन में समाहित हो जाता है। समझ रहे हैं बात को, इसीलिए वजह से बोला जाता है कि ट्रेन से थोड़ा सा बाबू, ट्रेन आया तो थोड़ा थोड़ा क्या करना है, दूर रहा करो। समझ रहे हैं ना बात को। चलते हैं, तो आंसर बन जाएगा इसका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अगले प्रश्न में बात करते हैं। इसका एक जगह और उदाहरण देखने को मिलता है, सही उदाहरण देखने को मिलता है, अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है आपको, चक्रवात। चक्रवात देखे हैं गांव घर में, कभी कभी देखते हो कि बहुत ज्यादा एकदम तूफान की तरह हवा आ रही है, बिल्कुल आती है हवा, नहीं आती हवा, आती है हवा, ठीक है। तो कभी कभी गांव घर में आपको, शहरों में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन गांव घर में, शहरों में भी दिख जाता है, शहरों में भी कभी कभी देखते हैं कि ऊपर वाला जो बनाया जाता है, खास करके कंपनी सब कहाँ जहाँ कुछ ना कुछ रहता है, जो कि कह सकते हैं एल्वेस्टर सब तैयार करता है, या ऊपर में प्लास्टिक सब का कुछ ना कुछ छज्जा सब बना दिया जाता है, तो कभी कभी देखने को मिलता है क्या, उड़ जाता है ऊपर से, छतरी गायब, देखे हैं, हवा आई, घर तो है, छतरी गायब हो जाती है। ऐसा उसी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, ये बर्नौली प्रमेय के अनुसार से ही ये आपको संबंध देखने को मिलता है। वहां पर जो है हवा क्या कर देती है, गतिज ऊर्जा बढ़ाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ाती है, दाब क्या कर देती है, कम कर देती है, उसके ऊपर का दाब क्या कर देती है, छतरी के ऊपर का दाब कम की, और नीचे में दाब ज्यादा है तो बोलेगा कि चल जाओ तुम भी उसके साथ, ठीक है, नीचे से मारेगा प्रेशर, वो भाग जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से छतरी भी गायब होते हुए दिखाई पड़ता है। तो ये सभी जो है आपको बर्नौली प्रमेय के अनुसार से ये आपको ध्यान रखना है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध इसका सीधे तौर पर देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न क्या कर रहा है, आइए अगला प्रश्न आप लोगों के जो भी प्रश्न, देखिए जब प्रश्न रहता है ना अच्छा, तो समझाना में भी अच्छा लगता है, ठीक है। जो प्रश्न छोटा छोटा प्रश्न रहता है, एकदम क्या कह सकते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो वन लिनियर की बात करते हैं, तो वन लिनियर में मजा नहीं आता है ना, ऐसे प्रश्न में ठीक ठाक है। ऐसा जितना प्रश्न अंदर से पूछेगा उतना प्रश्न समझाना अच्छा रहता है, ठीक है। लॉलीपॉप प्रश्न पूछता है तो वो आपको तो आता है, तो उसमें क्या बातचीत किया जाए। चलिए आइए पूछते हैं, यहाँ पर देखते हैं, और प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, अच्छे से बात करना है। ये प्रश्न आपको कल भी करवा चुके हैं, कल के सेट में भी आपको देखने को मिला था, आज फिर से ये सेट में देखने को मिल रहा है। क्या है, इसी प्रकार का था, ऐसा नहीं कि यही सेम प्रश्न नहीं था, लेकिन इस तरह का ही सेम प्रश्न आपको देखने को मिला था। आइए बातचीत करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक आपको बातचीत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है, भारत जो है किस पर्वत श्रृंखला को जो है निर्माण करता है। क्या है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का जो है भारत किस पर्वत श्रृंखला का जो है निर्माण करता है। देखिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है ना, अब देखना है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कर रहा है। तो हम लोग जो है, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए, कि पृथ्वी पहले बना कैसे भाई, क्या भगवान आके बना के चल गया पृथ्वी को, आपको तो यही लग रहा है ना कि भगवान बना दिया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपको लग रहा है तो आपके अनुसार से, आपको हम मेरे अनुसार से आते हैं, प्रश्न पढ़ाते हैं जो परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा तो उस पर आते हैं। यदि आपको लगता है कि एकदम भारत यहीं पर था, एकदम राम जी यहीं आए, यहीं उतरे, अवतरित हुए और यहीं पर एकदम सब चीज घटना घटी, उससे पहले बहुत घटना घट चुकी है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मान लेते हैं कि पृथ्वी थी, ठीक है, और पृथ्वी थी तो यहाँ पर जो है आपको एक बहुत बड़ा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपको, बहुत बड़ा, क्या, ये सभी द्वीप एक साथ हुआ करता था। जब हम लोग पढ़ते हैं ना, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका अलग, दक्षिणी अमेरिका अलग, क्या कहते हैं, अफ्रीका अलग, जितना है आपको जो सातों आप द्वीप पढ़ रहे हैं सभी अलग अलग पढ़ते हैं अभी वर्तमान में। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले सभी साथ हुआ करता था, और इसका नाम हुआ करता था पेंजिया। क्या नाम हुआ करता था, पेंजिया, ठीक है। यदि बात करें, ये तो आपको द्वीप हो गया, और इसके साथ साथ जो आपको ये जो भाग देखने को मिल रहा है, ये जो भाग देखने को मिल रहा है, ये क्या हुआ करता था, ये एक तरह से कह सकते हैं कि पानी वाला, ठीक है, महासागर कह सकते हैं, और एक ही महासागर हुआ करता था, और इस महासागर का नाम क्या होता था, इस महासागर का नाम पैंथालसा हुआ करता था, पैंथालसा, है ना। तो पैंथालसा देखते जो देखने को मिलता है, पैंथालसा जो आपको देखने को मिलता है, क्या आपको ये कह सकते हैं कि एक महासागर, और ये पेंजिया जो आपको कह सकते हैं, पेंजिया के अंतर्गत आपको ये कह सकते हैं आपको महाद्वीप हुआ करता था। और धीरे 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 क्या हो जाती है, यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, इस सागर में धीरे धीरे क्या होती है, अब देखिए इसी जगह बना देते हैं दूसरा। वैसे ज्योग्राफी का ये भाग है, आपको पढ़ाया गया होगा, अच्छे से पढ़ाए होंगे तो पढ़ाया गया होगा। अब यही जो है एक तरह से कह सकते हैं कि दो भागों में एक तरह से टूटता है, ठीक है। यहाँ पर जो है अब एक कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले सागर हुआ करता था, इस तरह से एक कोनिया सागर बन रही है। यहाँ पर कौन सी सागर, टेथिस सागर बन रहा है। कौन सी सागर बन रहा है, तो टेथिस सागर हम शॉर्ट में लिखते हैं, टेथिस सागर बन रहा है। और धीरे धीरे जो है इस तरह से ये पूर्णतः क्या हो जाता है, हम ले लेते हैं दो भागों में ये टूट जाती है। कितने भागों में, दो भागों में। पृथ्वी का दो टुकड़ा हो गया आप कह सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी का नहीं कह सकते हैं, आपको जो महाद्वीप वाला भाग देखने को मिलता है इसका दो टुकड़ा, इसका नाम क्या हो जाता है, लॉरेंसिया हो जाता है, लॉरेंसिया आपको देखने को मिलता है।
और इसी को कहीं 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 पे आपको अंगारा लैंड बोलता है, ठीक है, अच्छे से लिख देते, अरे कहाँ चला गया, लॉरेंसिया। और जबकि नीचे वाला जो भाग बताते हैं इसको क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड बोलते हैं, कौन, गोंडवाना। और गोंडवाना का ही हम लोग क्या है, हिस्सा है। भारत कहाँ हुआ करता था, भारत कह सकते हैं, अफ्रीका कह सकते हैं, दक्षिण अमेरिका कह सकते हैं, उसके बाद अंटार्कटिका, नीचे अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ हुआ करता था, मेडागास्कर एक साथ। तो मेडागास्कर और अफ्रीका के साथ हम लोग क्या हुआ करते थे, सटे हुए करते थे, नीचे से जो है सटे हुए करते थे। लेकिन भारत क्या होती है, इसको हम हटाते हैं, जल्दी से बात करते हैं इस जगह से। अब देखते हैं, भारत मान लेते हैं कि अफ्रीका से सटा हुआ था, इस तरह से मान लेते हैं कि भारत हुआ करता, इस तरह से हुआ करता था, पहले का भारत इसी तरह से हुआ करता था। इस तरह से जो है भारत क्या बोला कि हम जो है ना, हमको मन नहीं लग रहा अफ्रीका सबके साथ, ये क्या करते हैं हम लोग धीरे धीरे जो है ना, कहाँ भागते हैं, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर भागने लगा। कहाँ भागने लगा, ये जो है सेम जो है आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, धीरे धीरे बोला क्या आपको, हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर। ये ऊपर जाते 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 इसको मिल गया, ऊपर में एक पहले से हुआ करता था। अब इधर से हम ले लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। यहाँ पर मान के चले पहले से एक यूरेशियन प्लेट हुआ करता था, क्या हुआ करता था, यूरेशियन प्लेट कह सकते हैं। बाद में यूरेशियन बन जाता है, और नीचे से एक प्लेट वहां यहाँ से जा रही है, कौन सी प्लेट जा रही है, अब जा रही है यहाँ पर कौन सी, इंडियन प्लेट जा रही है, ठीक है, ये आपको इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, बात इंडिया देश नहीं बोल रहा है, इंडियन प्लेट बोल रहे हैं, ठीक है। अब जब यहां पर दोनों टकराती है तो यहां पर क्या बनता है, वलन बनता है, क्या बनता है, आप देखिएगा वलन बनता है। और हिमालय का निर्माण आपको इसी जगह होती है, भारतीय प्लेट अंदर, यूरेशियन प्लेट ऊपर, दोनों प्लेट जब मुड़ती है तो यहाँ पर वलन का निर्माण होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे बन जाती है, पृथ्वी मुड़ती है। और ऐसे कैसे बनती है, मान लेते हैं कि आपके पास देखिए ये कागज है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, ये इस कागज को दोनों को आप सटाइए, ठीक है, क्या करना है, देखिए सीधा प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, और दोनों को आप अपने से भी कर सकते हैं, इस दोनों को सटाइएगा तो इस तरह से आपको वलन बनते हुए बीच में उठते हुए दिखाई पड़ रहा है, सर समझ रहे हैं ना। जब ये बीच में उठता है इसी को क्या बोलता है, फोल्डेड बोलते हैं। और यही फोल्डेड तो बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, वलन बोलते हैं, वलित बोलते हैं, नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। इसका निर्माण अभी भी हो रहा है, इसी वजह से इसको बोलते हैं नवीन वलित पर्वत बोलते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ये ध्यान रखना है। तो ये कहां पर हो रहा है, ये आपको यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच के टकराने की वजह से हो रहा है, और यहां पर हिमालय का निर्माण हो रहा है। अब आते हैं, पढ़ते हैं प्रश्न को। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है भारत और किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण, भारत के द्वारा पूछ रहा है कि भारत किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। तो भारत जो टकराता है किस पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्य, आपको बता चुका है, यहां पर कौन सा बनेगा, आपको हिमालय बनेगा। समझ रहे हैं बात को, कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, अच्छे से कितना भी रट लीजिएगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पश्चिमी घाट सबका निर्माण अब छोड़ देते हैं, यहाँ पर इतना ही रखते हैं, जो प्रश्न था उसी पर बातचीत करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कभी आएगा पश्चिमी घाट का आएगा तो पश्चिमी घाट भी बताएंगे कैसे निर्माण होता है, पूर्वी घाट का आएगा तो पूर्वी घाट के बारे में बताएंगे कि कैसे निर्माण होता है, विंध्य के बारे में आएगा तो विंध्य के बारे में भी बताएंगे कि विंध्य का निर्माण कैसे होता है। अभी मेरे पास प्रश्न था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, और वो था आपको किससे, भारत, और क्या था कि भारत जो बनाती है क्या, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है इंडियन प्लेट जो है निर्माण करती है, किस चीज का निर्माण करती है, वो निर्माण करती है आपको हिमालय का निर्माण करती है। आगे प्रश्न चलते हैं, आपको नील नदी घाटी के बारे में आते हैं, विश्व हिस्ट्री से, ये विश्व आपको क्या कहते हैं, देखिए क्या है, सभ्यता, चलिए कह सकते हैं हिस्ट्री का अंतर्गत भी कह सकते हैं, या ज्योग्राफी का अंतर्गत भी कह सकते हैं, दोनों बातें यहाँ पर मिक्सअप दिखाई पड़ती है। तो नील नदी घाटी आपको पढ़ा चुके हैं, नील नदी के बारे में। नील नदी घाटी आपको कहाँ पर, नील नदी कहाँ पर देखने को मिलता है, अफ्रीका में देखने को मिलता है। और अफ्रीका में मान के चलिए कि बहुत सारे देशों से आपको निकलते हुए दिखाई पड़ता है। एक तो मान के चलिए कि आपको क्या, विक्टोरिया से निकलते हुए, विक्टोरिया झील से आपको निकलते हुए दिखाई पड़ता है। दो आपको झील देखने को मिल रहा है, आपको एक विक्टोरिया देखने को मिल रहा है, एक आपको इथियोपिया के पास ताना देखने को मिल रहा है। और यहाँ से जो निकलती है ये क्या निकलती है, ब्लू नील निकलती है, क्या निकलती है, आपको ब्लू नील निकलती है, ठीक है, इसका नाम है। और जबकि यहां से जो निकलती है आपको व्हाइट नील निकलती है, क्या निकलती है, आपको व्हाइट नील निकलती है, ठीक है। और व्हाइट और ब्लू यहाँ पर जाके क्या बनती है, खार्तूम एक शहर देखने को मिलता है आपको, यहीं पर मिलती है आपको नील नदी मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और यहाँ से नील नदी, और ऊपर में मान लेते हैं कि नील आपको मिस्र होते हुए बहती हुए चल जाती है। और ऊपर में यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर ऊपर ये जा रही है, नीचे नदी नीचे नहीं आ रही है, किधर नॉर्थ की ओर ये नदी चल रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, तो नॉर्थ की ओर चलती जाती है और भूमध्य सागर में ये अपना मुहाना पानी जाके छोड़ देती है। बात समझ रहे हैं, ये तो कहानी थी नील की। और यहीं पर जो है आपको जो ये मिस्र का जो भाग देखने को मिलता है, जो हम लोग चलते हैं सूडान से जो ऊपर चलते हैं तो आपको मिस्र का भाग देखने को मिलता है। और यहाँ पर नील के नदी के सामने में ही, नदी घाटी के आसपास में ही एक सभ्यता पनपती है, और वो सभ्यता का नाम क्या है, आपको क्या लिखाया गया है, कौन सी सभ्यता,
बता दीजिए। यहाँ पर नाम ही है, क्या है? मिस्र की सभ्यता। क्या है? नील नदी के जो पास जो सभ्यता होती है, इसका नाम जो होता है मिस्र की सभ्यता। क्या बोलते हैं आपको? मिस्र की सभ्यता। ये आपका आंसर क्या बनेगा? मिस्र की सभ्यता। सुमेर की सभ्यता कह सकते हैं, और मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक ही सभ्यता एक ही जगह आपको देखने को मिलती है। ये कहां पर देखने को मिलता है? इराक बगदाद वाला जो क्षेत्र देखने को मिलता है, बेबीलोन का जो क्षेत्र देखने को मिलता है आपको। मेसोपोटामिया की सभ्यता पुरानी सभ्यता है, और उसके बाद यूनान की सभ्यता, यूनान की सभ्यता जो कह सकते हैं, ग्रीक आपको यूरोप की सभ्यता कह सकते हैं। ये ग्रीक जो आप देखने, ग्रीस जो वर्तमान में देश देखने को मिलता है, वहां पर आपको यूरोप की ये सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सब प्रश्न आपको याद रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मानव शरीर में क्या कहता है? प्रोटीन का पाचन जो आपको देखने को मिलता है, किस अंग में क्या होता है? शुरू होता है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? अच्छे से बात करेंगे। प्रोटीन के बारे में कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में कर रहे हैं या वसा के बारे में कर रहे हैं? जैसे ही आता है प्रोटीन के बारे में आता है, तो प्रोटीन का जो स्टार्ट होता है कहां से होता है? आपको अमाशय से होता है। कहां से होता है? ये अमाशय से प्रारंभ होता है। जबकि यदि बात करें कि कार्बोहाइड्रेट कहां से? कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की यदि बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रारंभ होता है मुख से ही हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ मुख से, जबकि आपको बात करें प्रोटीन का प्रारंभ कहां पर होता है? तो आपको अमाशय में होता है। जबकि पूर्ण पाचन यदि बात करें पूर्ण पाचन कहां पर होता है? तो आपको छोटे आंत में होता है। चलें अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? चंद्रमा ने जो है, चंद्रमा पर है ना, मानव ने जो है चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जो मानव के द्वारा जो है पहला कदम रखा गया था? याद है? याद है? याद होना चाहिए। 20 जुलाई आपको 1969, डेट के साथ याद रहना चाहिए, डेट एकदम स्पष्ट याद रहना चाहिए आपको। 20 जुलाई 1969 तो आपको डेट लिखा हुआ था, आंसर तो आपको 1969 बनेगा। कौन सा व्यक्ति गए थे? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। कहां के रहने वाले थे? तो नील आर्मस्ट्रांग रहने वाले थे यूएसए के रहने वाले थे। और किससे गए थे? यह भी याद होना चाहिए कि किससे गए थे। यान का क्या नाम था? तो आपको अपोलो क्या था? अपोलो 11 था। अपोलो आपको 11 देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रांग जुलाई कितने तारीख को? आपको 20 जुलाई 1969 ईस्वी को ये पहुंचते हुए चांद पर, और पहला ऐसा व्यक्ति होता है कि जो कि चांद पर पहला कदम रखते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? समाज कल्याण विभाग ने जो है बिहार राज्य महिला आयोग का जो गठन, पुनर्गठन किया, इसका अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया? इसका अध्यक्ष आप लोगों को करवा चुके हैं, करंट अफेयर्स में करवा चुके हैं। आंसर अप्सरा। किसके द्वारा? अप्सरा के द्वारा। एकदम करंट अफेयर्स का बात ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में वहां पर विशेष बात करते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो आपको अप्सरा ये करवा चुके हैं, तो अप्सरा ध्यान रखना है कि आंसर यहाँ पर बताते चलेंगे। सिर्फ आपको पुनर्गठन इसका अध्यक्ष आपको अप्सरा के द्वारा। यदि बात करें कि आपको उष्णकटिबंधीय आपको क्या है? सदाबहार वन है ना, कि उष्णकटिबंधीय आपको सदाबहार। तो सदाबहार जैसे ही आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर क्या होता है? पेड़ जो होते हैं क्या होते हैं? ऊंचे ऊंचे होते हैं, एकदम हरे भरे होते हैं। ठीक है, और लगभग कह सकते हैं कि सालों भर इसका पेड़ क्या, सदाबहार नाम ही है। ये सभी दिन क्या होता है? अपना ये पत्ती पेड़ अपना गिराती नहीं है। इसका खासियत क्या होती है? ये पेड़ों, ये जो पेड़ होते हैं अपनी पत्ती को जो है गिराने का काम नहीं करती है। हम लोग की तरफ जो है जो पेड़ पौधा होता है, एक निश्चित समय में वसंत ऋतु में देखते हैं पेड़ पौधा जो है थोड़ा सा अपना जो एक्स्ट्रा जो है पत्ता क्या कर देता है? वो गिरा देता है ना। उसको लगता है कि अब फिर से नए कब पत्ता को लाना की आवश्यकता है। लेकिन सदाबहार वाला ऐसा काम नहीं करता। और सदाबहार वन जो है आपको क्या होती है? यहाँ पर भारी बारिश होती है, जो आपको इक्वेटर के आसपास देखने को, वैसे भारत में इक्वेटर तो है नहीं, लेकिन इक्वेटर के आसपास गुजरते हुए देखने को मिलता है। या पूरे विश्व में बात करते हैं तो आपको जो देखने को मिलता है अमेजन कह सकते हैं, या कांगो नदी घाटी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होती है? आपको सदाबहार वन पाए जाते हैं। इंडोनेशिया कह सकते हैं, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यदि भारत के बारे में बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है, बारिश इसका क्या होना चाहिए? कि भारी बारिश होनी चाहिए। क्या? भारी बारिश और उच्च तापमान होना चाहिए। क्या कारण है? आपको भारी बारिश और उच्च तापमान, इसका सबसे परफेक्ट आपको उदाहरण होता है किसका? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। किसका? सदाबहार वन का। और यहाँ पर भारी बारिश मतलब कि लगभग सालों भर को कुछ ना कुछ बारिश होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको भारत के, आपको कह सकते हैं कि सालों भर तो भारत में बारिश नहीं होती है, लेकिन अधिकांश यदि बात करें कि भारत में जो बारिश आपको देखने को मिलता है किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? आपको पश्चिमी घाट है ना, 3 क्षेत्र में आपको याद रखना है भारत में कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। एक तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके बाद यदि बात करें आपको कौन सा क्षेत्र देखने को मिलता है, आप आ जाइए कहाँ पर? आपको असम मेघालय का क्षेत्र, जो आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, असम मेघालय का जो क्षेत्र देखने को मिलता है यहाँ पर। और दूसरी यदि बात करें, तीसरी बात करें कि यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ 3 जगह पर आपको भारत में देखने को मिलता है क्या? आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहां पर होनी चाहिए भारी बारिश और उच्च तापमान होने चाहिए। यदि आगे चलते हैं, दिए गए ताप पर गैस एक निश्चित क्या है? मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। और यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, और पास्कल का नियम, बॉयल का नियम। तो गैस किसके बारे में है? आपको गैस है। ठीक है, तो ये जो नियम देख, क्या प्रश्न कहाँ भाग गया? प्रश्न हाँ यहाँ पर है प्रश्न। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है? गैस संबंधित देखने को मिल रहा है। ठीक ठीक है, चलिए यहाँ पर पेन, चलिए ठीक है पेन अब
क्या देखने को मिल रहा है? गैस संबंधित देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है क्या है कि दिए गए आपको ताप पर जो है गैस एक निश्चित क्या है मात्रा के लिए आपको दाब घनत्व और मान नियत रहता है। तो निष्कर्ष क्या कहता है, किस समय क्या मान चलिए इसके निकालना चाहिए, किस नियम से निकालना चाहिए। तो गैस के लिए प्रमुख आपको दो नियम है। प्रमुख कौन कौन सा है? पहला जो आपको गैस का नियम देखने को मिलता है आपको बॉयल्स का नियम है। यदि बात करें दूसरा जो आपको नियम है, ये आपको दूसरा कौन सा? चार्ल्स का नियम है। आते हैं पास्कल का नियम, आपको पढ़े होंगे। पास्कल का क्या आप दाब से संबंधित जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको? पास्कल का, ये तो पहले ही बात कर सकते हैं। पास्कल का दाब से संबंधित बात करेंगे बाद में, इसका आंसर जो बन रहा है दाब से संबंधित। यदि बात करें आपको किसका? एवोगाड्रो का यदि बात करें तो आपको समान दाब समान ताप और कह सकते हैं कि आयतन क्या होने चाहिए, आपको गैस का आयतन क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए। ये होती है आपको एवोगाड्रो का। तो अभी एवोगाड्रो को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं किस पे? गैस पे आते हैं कि गैस की क्या नियम है, क्या परिभाषा। क्योंकि सभी पर बारे बात विशेष बात नहीं कर सकते हैं, आते हैं डायरेक्ट बॉयल पर बात करें। और बॉयल को समझाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉयल क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम क्या होना चाहिए? विद कुर्मानुपाती प्रेशर विथ क्रमानुपाती वॉल्यूम होने चाहिए। यहां पर आते हैं डायरेक्ट बात करते हैं प्रेशर विथ क्रमानुपाती क्या होती है? वॉल्यूम होती है। ये आप इस जगह लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। किसका बोल रहे हैं? ये बॉयल्स का बोल रहे हैं। बॉयल्स क्या बोलता है? बॉयल्स जो परिभाषा देता है गैस का, जो पहला नियम देता है, ये बोलता है क्या है कि आपको प्रेशर विथ क्रमानुपाती क्या होने चाहिए? आपको वॉल्यूम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वॉल्यूम। और वॉल्यूम यदि अधिक होगी तो आपको प्रेशर कम, प्रेशर अधिक वॉल्यूम कम, उल्टा रिलेशन चलेगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? आई समझा देते हैं, समझा देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आ जाते हैं, देखिए बताते हैं, बताइएगा आप बताइएगा। एक हम लेते हैं छोटका गुब्बारा, छोटा सा गुब्बारा, ठीक है। एक लेते हैं बड़ा सा गुब्बारा। अरे एआई आ गया इस जगह, चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं। चलिए इतना तो समझ में आ रहा है ना? ये तो ठीक है। एक छोटा गुब्बारा, एक बड़ा गुब्बारा। आप बता दीजिए वॉल्यूम किसका अधिक है? किसका अधिक है? वॉल्यूम, आयतन जिसको बोल रहे हैं, वॉल्यूम किसका अधिक है? वॉल्यूम यदि बात करें कि वॉल्यूम अधिक इसका देखने को मिल रहा है ना। यदि बात करें इसका वॉल्यूम क्या देखने को मिल रहा है? कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बताइए प्रेशर किस में अधिक होगा? छोटा गुब्बारा में या बड़ा गुब्बारा में? इसमें भी हम लोग वायु भरे हैं, उसमें भी वायु भरे हैं, समानता अनुसार से भरे हैं। मान लेते हैं अब ये नहीं कि दोनों बराबर भर दिए हैं, जो है समान लिए हैं कि इसमें जितना आपको क्वांटिटी होनी चाहिए भरने का उतना ही बड़े हैं, छोटका में भी बड़का में भी। तो यहाँ पर जो है प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। प्रेशर क्या होगा? अधिक। जबकि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्योंकि खाली जगह है, बड़ा है, खाली जगह है, आराम से घर बना सकते हैं। ऐसा भी आप समझ, एक बात और बता सकते हैं आपको। छोटा क्लासरूम है ना, वॉल्यूम क्या है? छोटा है। छोटा क्लासरूम है तो आप क्या देखिएगा? गैदरिंग टाइप का देखिएगा। एकदम लड़का जो है एकदम दिक्कत से बैठा हुआ है। छोटा क्लासरूम में मान लेते हैं कि 20 लड़के का क्लासरूम है, 20 लड़का पूरी तरह से आ जाता है, कितना? 30 लड़का आ गया। 20 लड़के का कैपेसिटी है बैठने का, आ गया कितना? 30 लड़का आ गया। गैदरिंग टाइप का हो जाएगा। छोटा क्लासरूम में स्वाभाविक बात है गैदरिंग आ जाएगा। ये यही समझ ले उदाहरण छोटा क्लासरूम का। ये ले लेते हैं बड़का क्लासरूम, वही 30 लड़का है, ठीक है। और कैपेसिटी इस बार जो है 100 लड़के का बैठने का है, ठीक है। या 200 बढ़ा दीजिए, आपको जितना बढ़ाने का मन है बढ़ा दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं 100 का लड़का उदाहरण लेते हैं कि 100 का उदाहरण लेते हैं। आराम से बैठेगा, है ना। कभी कभी लड़का जो है पैर हाथ इधर से उधर करके भी बैठेगा, ठीक है। कोई एकदम ऊपर से पैर ऊपर मोड़ के बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बैठना वैसे बैठो। कोई डेस्क पर भी बैठ जाएगा, ऐसा भी तो होता है, देखते देखने मिलता है, कोई बात नहीं। ये आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? उल्टा रिलेशन चलती है। और यही बताता है, क्या बताता है? बॉयल का नियम बताता है। और यही आपसे तो पूछ रहा है, ठीक है, कि दिए गए ताप पर गैस एक निश्चित क्या है? मात्रा। गैस का क्या है? निश्चित मात्रा है। मात्रा क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। और निश्चित मात्रा के लिए दाब या आपको लिया हुआ बाय लिखा हुआ घनत्व का मान नियत रहता है। यह जो है निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? तो यह निष्कर्ष निकलता है किस नियम से? या लिखा हुआ है, ठीक है। दाब या आपका घनत्व का मान क्या रहता है? नियत रहता है। एक निश्चित कह सकते हैं गैस के लिए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है। तो यह निष्कर्ष निकलता है किसके वजह से? तो यह बॉयल के नियम से। समझ रहे हैं बात को? आंसर आपका यही बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? चलिए
चलिए, मेहंदी लिखा हुआ है, मेहंदी आपको देखने को मिलता है। मेहंदी किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो मेहंदी जो आपको देखने को मिलता है सीधे तौर पर, ये जो मेहंदी देखने को मिलता है क्या, राजस्थान का। ये आपको लोक संस्कृति से संबंधित ये प्रश्न पूछ रहा है। मेहंदी आपको कहां से, ये राजस्थान से सीधे तौर पर आएगा। ये सब में फैक्ट है, तो फैक्ट पर हम लोग चलते बात करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित राज्य लिखा हुआ है, चलिए, किस राज्य के शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का? आप लोगों को देखिए, जब भी ये प्रश्न इस तरह का भी प्रश्न देते हैं करंट अफेयर्स में, है ना, कि किसी का निधन हो गया है, तो लड़का लोग बोलता है कि सर क्यों दिखाते हैं निधन वाला, तकलीफ होता है देख के, ठीक है। जो धर्मेंद्र का करवा रहे थे, है ना, 2-3 दिन पहले, तो लड़के का कहना है कि तकलीफ होता है, अंदर से चोट लगता है। अरे चोट लगता है, आपसे प्रश्न पूछता है, क्या कर सकते हैं हम? हाँ, यहाँ पर देखो, देखिए पूछा है प्रश्न, अब क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछता है तो हमको बताना पड़ेगा ना। अब है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जो है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है। आपसे पूछा है, बताना पड़ता है, इसीलिए बताते हैं। मालूम है कि क्या प्रश्न पूछता है, वही प्रश्न देने का प्रयास रहता है। यदि आप अच्छे से करंट अफेयर्स नोट करिएगा, तो आप लोग को इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं, इस पीडी पढ़ने के उस पीडी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आप ध्यान रखना है, यदि पढ़ते भी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप उस वक्त आपको आसान हो जाएगा पलटना किताब, स्पीडी यदि आप पढ़ते हैं मेरे नोट्स के बाद, आपको क्या हो जाएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? इसीलिए देते हैं। देख रहे हैं, प्रश्न पूछता है, क्या कर सकता है। यदि आपके दिल में चोट लगता है, कचोट मारता है, तो अब इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्यों दिखाते हैं, क्यों मर गया, ठीक है। अब क्यों मर गया इसका क्या जवाब कह सकते हैं, मरना सबको है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आते हैं 79 वर्ष की आयु में इनका हो जाता है निधन। अब आपसे देखिए प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, यह जो है लद्दाख के राज्यपाल हुआ करते थे, केरल के, जम्मू कश्मीर के, चंडीगढ़ के। जब मान के चलिए कि इसका निधन वैसे उनके बाद होता है, उस वक्त वहां के रहते नहीं है, लेकिन पूछ रहा है क्या आपको, ये 79 वर्ष की आयु में आपको निधन हो जा रहा है, ठीक है ना। ये पूर्व